नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पॉडकास्ट चैनल दिस सिंग टॉक पर। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं श्री अरुण आनंद सर जी। सर एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा सर एक ऑथर भी हैं। सर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से एक बुक है आरएसएस के ऊपर। दोस्तों, अगर आप आरएसएस की हिस्ट्री जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आरएसएस ने हमारे देश की इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूट किया और आरएसएस पे कैसे 3 बार बैन लगा और बैन लगने के बाद कैसे आरएसएस उभरा और बाबरी मस्जिद में आरएसएस का क्या रोल था। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आरएसएस मुस्लिम्स के अगेंस्ट काम करती है और आरएसएस पे आरोप आए दिन लगता रहता है। तो अगर आपके माइंड में ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हों संघ आरएसएस को लेकर वो सारे क्लियर हों। सो आइए चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ एंड बातचीत करते हैं उनसे इस पॉडकास्ट में। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट दी सिंग टॉक पर। नमस्ते, स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बुलाया शिवांश जी, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारे चैनल पे आने के लिए। सर तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो आरएसएस के ऊपर है, तो हम शुरुआत करते हैं कि इसकी हिस्ट्री और किन आइडियोलॉजी के साथ आरएसएस को स्टार्ट किया गया था। देखिए, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इसकी करीबन 60,000 दैनिक शाखाएं रोज लगती हैं और इसमें लगभग 5 करोड़ भारतीय, एक अनऑफिशियल एस्टिमेट है, वो किसी ना किसी तरीके से इसकी वर्किंग से जुड़े हुए हैं। और इसका मुख्य काम जो है वो है राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान कार्यकर्ताओं को तैयार करना। इसकी इंस्पिरेशन से लगभग 36 संगठन चल रहे हैं और ये संगठन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, शिक्षा से लेकर और विदेश नीति तक। और कुछ जो बहुत प्रोमिनेंट संगठन है जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है जो वनवासी क्षेत्रों में काम करता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो छात्रों में काम करती है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ अगर आप कम्युनिस्ट कंट्री को छोड़ दे चाइना को, तो दुनिया की सबसे बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, भारत की तो है ही सबसे बड़ी लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से कई जो है वो संगठन है। और संघ का मूलतः दैनिक शाखा के वो लगाते हैं, 1 घंटे की शाखा होती है, उस शाखा के माध्यम से वो अपना कार्यकर्ता तैयार करते हैं। वो कार्यकर्ता समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और काम करते हैं। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। एक पेशे से मेडिकल डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना के 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य ये था कि हिंदू समाज को एकजुट करना और दूसरा इमीडिएट लक्ष्य तो था आज़ादी प्राप्त करने में सहयोग देना, उस आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जब आज़ादी मिल जाए भारत को ब्रिटिश राज से, तो उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि हम फिर से गुलाम ना हो। डॉक्टर हेडगेवार की ने ये देखा कि हम गुलाम क्यों हुए। ये तो ठीक है कि आज़ादी का आंदोलन चल रहा है और इस बात की क्या गारंटी है कि हम दोबारा गुलाम नहीं होंगे। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, हिंदू समाज में बहुत सारे मतभेद हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक इसका स्थायी तौर से इलाज नहीं होगा और समाज में स्थायी तौर से परिवर्तन नहीं होगा, तो तब तक जो है वो ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि कोई भी आकर दोबारा हाथ से आकर हम पर राज कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में स्थापना की। सर नेहरू जी और आरएसएस का क्या रिलेशन था? मैंने सुना है कि नेहरू जी ने, मैं जब रिसर्च कर रहा था, नेहरू जी ने आरएसएस को बैन भी किया था एक टाइम पर। तो सर इसकी क्या स्टोरी है? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल्कुल नापसंद करते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो पंडित नेहरू है उनकी जो सोच थी वो पश्चिमी जो फ्रेमवर्क है, पश्चिमी वैचारिक ढांचा जो है यानी वेस्टर्न फ्रेमवर्क है, वो उससे प्रभावित थे। और भारतीय जनमानस से वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि भी कटे हुए थे वैचारिक स्तर पर। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने ऐसा भी नहीं है कि देश के लिए सब कुछ खराब ही किया, देश के लिए अच्छा काम भी किया उन्होंने। तो लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनको बड़ा खतरा महसूस होता था, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने देखा कि पार्टीशन के दौरान जब विभाजन हुआ तो संघ ने बहुत काम किया और लाखों लोगों की जानें बचाई। तो संघ की जो पॉपुलैरिटी है आरएसएस की, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। कांग्रेस ने विभाजन करवाया ये माना लोगों ने,
और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही थी। हम्म। इनफैक्ट एक प्रपोजल ये भी कांग्रेस की तरफ से आया था कि आरएसएस का कांग्रेस में अब विलय कर हो जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस जो है वो एक गैर राजनीतिक संगठन था। हम्म। तो 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो पंडित नेहरू को एक प्रकार से मौका मिल गया, आप कह सकते हैं। उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे, बिना देखे वाले जो है संघ पर प्रतिबंध लगा दिया कि महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ था। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके बाद 1948 में संघ से प्रतिबंध हटा। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने जेएल कपूर कमीशन बैठाया 1967 के आसपास, 66-67 के आसपास, दोबारा से इस कंट्रोवर्सी को खड़ा करने के लिए कि संघ का हाथ था महात्मा गांधी की हत्या में। लेकिन जेएल कपूर कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दी कि संघ का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। सरदार पटेल दूसरी तरफ जो है वो संघ को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। इनफैक्ट उनके जो पत्राचार संघ के जो दूसरे सरसंघचालक यानी दूसरे आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर थे, जो 1940 में सरसंघ चालक बने, 1973 तक रहे। तो जब प्रतिबंध लगा तो वो आरएसएस चीफ थे। तो सरदार पटेल ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि जब प्रतिबंध हटा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी मुझे संघ से प्रतिबंध हटने से हुई है। इसमें मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि नेहरू, पंडित नेहरू जो फॉलो कर रहे थे महात्मा गांधी को, वो कहते थे कि मैं महात्मा गांधी का फॉलोअर हूँ। महात्मा गांधी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली के अंदर एक सभा को संबोधित किया, जिसकी रिपोर्टिंग उनके जो वीकली पत्रिका थी जिसका नाम हरिजन था, उसके अंदर बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें उन्होंने संघ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये इतना अनुशासन वाला संगठन है। और मैं 1934 में वर्धा में इनके शिविर में गया था, और ये इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये देशभक्तों का संगठन है, ये अनुशासन से काम करने वाला संगठन है, ये समाज को एक करने वाला संगठन है और जातिवादी का विरोध करने वाला संगठन है। तो महात्मा गांधी तो ये कह रहे हैं संघ के बारे में, और पंडित नेहरू जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, संघ सांप्रदायिक है और संघ का महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था। तो इनफैक्ट अगर आप, मजेदार बात यह है कि आप ये देखें कि महात्मा गांधी जो है वो क्या बात करते थे। महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे। महात्मा गांधी अपने आप को एक बड़ा प्राउड हिंदू कहते थे। महात्मा गांधी गोरक्षा की बात करते थे। ये सारी बातें कौन कर रहा है? गांधी जी। ये सारी बातें जो महात्मा गांधी ने की वो संघ कर रहा है, संघ कर रहा है, और संघ ही उसको करने के लिए अभियान चला रहा है। तो महात्मा गांधी की जो लिगेसी है, उसका जो उत्तराधिकारी है, वो वास्तव में बेसिकली संघ है, और संघ ही उनकी विचारधारा को आगे लेकर जा रहा है। तो पंडित नेहरू ने तो राजनीतिक कारणों से, एक राजनीतिक असुरक्षा के कारण उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया। और इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए, 1962 में संघ ने, जो भारत चीन का युद्ध हुआ, संघ ने इतना काम किया कि 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा संघ को इनविटेशन मिला पार्टिसिपेट करने का, और केंद्र सरकार की ओर से, उस समय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, उनको मजबूरन एक तरीके से संघ का जो काम था इतना जबरदस्त था, तो संघ को इनविटेशन मिला, और संघ का एक जो है पूरा, जिसको आप बोलते हैं कि 200-300 स्वयंसेवक थे, उन्होंने बाकायदा दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, उन्होंने भी जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तो उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई सभी राजनीतिक दलों की इमीडिएटली, कि भाई हमें कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, या जो भी हम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। उस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर सिर्फ एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को बुलाया गया था, और वो थे आरएसएस के दूसरे चीफ एमएस गोलवलकर। तो ये एक ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। मतलब उस टाइम पर आरएसएस को लोग जो जानते थे कि ये देशभक्त नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन नेहरू जी इससे डरते थे एक तरह से, क्योंकि इसकी जो पॉपुलैरिटी थी काफ़ी बढ़ गई थी। सर, तो ये चीज़ क्यों थी? क्योंकि आरएसएस उस टाइम एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी जो कभी भी इलेक्शन में खड़ी ना होती, और नेहरू जी एक पॉलिटिकल पार्टी से थे, तो इनको डर क्यों था इससे? इनको डर इस वजह से था क्योंकि संघ जो है वो, आरएसएस जो, वो नेहरू जी की नीतियों का विरोध कर रहा था।
जैसे संघ ने पार्टीशन पर नेहरू के स्टैंड का विरोध किया, उसके बाद एक नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ जो है, तो संघ जो है वो चीन को लेकर नेहरू जी की नीतियों का विरोध कर रहा था। जैसे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 1949 तक चीन के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं चियांग काई शेक की सरकार थी, जो कि गैर कम्युनिस्ट सरकार थी। 1949 के अंदर एक कम्युनिस्टों ने वहां पर एक कब्जा कर लिया सत्ता के ऊपर। माओ से तुंग जो है और वो वहां पे डिक्टेटर के रूप में उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप मजे की बात देखिए कि सबसे पहले चाइना को रिकॉग्निशन किसने दी? चाइना की एक डिक्टेटरशिप वाली सरकार को, ठीक है ना, जिसने खून खराबा करके कब्जा किया, उसको सबसे पहले रिकॉग्निशन किसने दिया? नेहरू जी ने, और पंडित जो ये भारत सरकार। 1950 के दशक के अंदर अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि सुरक्षा परिषद के अंदर भारत को स्थायी सीट मिले। भारत ने वो सीट किसको सरेंडर कर दी? चाइना को। गुरुजी जो है यानी MS गोलवलकर जो RSS के दूसरे चीफ थे, वो लगातार और संघ के लोग कह रहे थे कि आप चाइना से सावधान रहिए, ये हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में मत पड़िए। तिब्बत को का इन्वेजन हुआ, चाइना ने किया 1950 के दशक में। इसको पहले ही वार्न कर दिया था जो है संघ के लोगों ने कि ऐसा होगा, लेकिन आपने तिब्बत भी सरेंडर कर दिया। तो ये, और संघ का जो बेस बड़ा तेजी से फैल रहा था, तो अब आपने उनको जो है, जब संघ उनकी नीतियों का विरोध कर रहा था, तो नेहरू को ये था कि उनकी लोकप्रियता लगातार लोगों में घट रही थी, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे थे उनसे, और उस मुद्दे के ऊपर संघ एक बिल्कुल स्पष्ट जो अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, उसको एस्टैब्लिश कर रहा था कि नहीं, देश का भला नेहरू जो कर रहे हैं उस प्रकार की नीतियों से नहीं होगा, देश के भले के लिए हमें ये नीतियां चाहिए। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग उदाहरण और बताता हूँ। जो संविधान के अंदर पहला संशोधन हुआ, वो पहला संशोधन जो आज बड़ा कांग्रेस के लोग भी और बहुत सारे लेफ्ट के लोग भी डिबेट करते हैं कि अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पहला रिस्ट्रिक्शन कब लगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पहला रिस्ट्रिक्शन लगा 1951 में, एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, एक अमेंडमेंट के माध्यम से, जो संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट था। पहला अमेंडमेंट नेहरू सरकार ने किया। उस समय वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं थी, अभी पहले आम चुनाव होने बाकी थे। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, ठीक है ना, आपने कुछ महीनों बाद ही जो है उसमें अमेंडमेंट कर दिया, और आपने अमेंडमेंट कर दी जबकि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के नहीं हो, तो आपको राइट नहीं है। अब वो अमेंडमेंट क्या था, उसकी पृष्ठभूमि आप सुनिए। RSS की विचारधारा से चलने वाला एक अंग्रेजी अखबार है, वीकली अखबार, जो अभी भी चल रहा है, ऑर्गेनाइजर। तो उसके एडिटर थे KR मलकानी, बड़े स्टॉलवर्ट लीडर थे बीजेपी। मलकानी साहब जो है वो लगातार लिख रहे थे, और ऑर्गेनाइजर लगातार, क्योंकि ईस्ट बांग्लादेश में, जो पूर्वी बांग्लादेश था, वो उस समय ईस्ट बंगाल में, जो आज बांग्लादेश के तौर पे जाना जाता है, वो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। तो उसमें जो बंगाली हिंदू थे उन पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, और वो लाखों की संख्या में भारत की सीमा के अंदर आ रहे थे, और वहां उनका कत्लेआम हो रहा था। और तो हम जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं कर रहे थे, रादर हम पाकिस्तान के साथ जो है बड़ा नेहरू का ये था कि नहीं पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे संबंध, और पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है, और पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 70,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया जब कबाइलियों ने इन्वेजन किया, और ये जाके नेहरू लियाकत पैक्ट कर लिया इन्होंने। जो एक दर्शक देखेंगे तो नेहरू लियाकत पैक्ट में बेसिकली ये था कि वहां पे हमारे जो हिंदू भाई बहन थे उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसी वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो नेहरू की कैबिनेट के सदस्य थे, उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दिया, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते थे। उन्होंने बोला कि ये भारत के हित कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। इन सारी चीजों पे ऑर्गेनाइजर जो है वो बड़े जो है जिसको बोलते हैं धारदार लेख लिख रहा था। तो नेहरू इतने परेशान हो गए कि नेहरू ने उस पर सेंसर लगा दिया, और ये कहा कि आप कुछ भी अगर भारत पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ये बात लोगों को पता नहीं है। तो सेंसर लग गया, तो उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ऑर्गेनाइजर वाले। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि उस समय तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट था, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कोई। तब जाके, और फिर नेहरू ने इसको इतना अपनी व्यक्तिगत ईगो पे ले लिया कि
उन्होंने कहा कि अब मैं फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन में और इंतजार भी नहीं करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए पहला अमेंडमेंट लाया गया जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि संघ और नेहरू का क्या संबंध, और नेहरू क्यों इतने ज्यादा परेशान थे संघ, क्योंकि नेहरू को चैलेंज करने वाला कोई और नहीं था। सरदार पटेल की 1950 में मृत्यु हो गई, 1951 में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें नेहरू के जो कैंडिडेट थे वो हार गए और पुरुषोत्तम दास टंडन जो थोड़े प्रो हिंदू थे वो जीत गए। नेहरू ने इतना जो है वो एक तरीके से उनको काम नहीं करने दिया कि अल्टीमेटली पुरुषोत्तम दास टंडन को पहले आम चुनाव से पहले इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और तब से फिर कांग्रेस का एक जेबी पार्टी बनने का सिलसिला जिसको आप कह सकते हैं कि शुरू हुआ, जो शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने पर थोड़ा सा जिसमें ब्रेक आया था। तो जब इंदिरा गांधी 1967 में बनी तो उन्होंने जो ओल्ड गार्ड था, पुराने नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, उनको बाहर करके कांग्रेस में एक तरीके से स्प्लिट हुआ, कांग्रेस आई बनी और एक कांग्रेस पे उन्होंने एक पूरे का पूरा अपना कंट्रोल कर लिया और तब से वो कंट्रोल जो है लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये घबराहट का कारण आप बेसिकली समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मेरी नीतियों को एक्सपोज करने वाला अगर कोई है तो आरएसएस, तो वो आरएसएस, और वो जिस तेजी से बढ़ रहा है वह तो वो हमारे लिए जो है एक अस्तित्व का संकट है। सर गांधी जी की जब हत्या हुई तो नाथूराम गोडसे जी ने उनकी हत्या की थी। लोग ये बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे जी आरएसएस से उनका लिंक था, आरएसएस से थे, मतलब जुड़े हुए थे वो। तो क्या सच में मतलब ऐसा था? नहीं, वो संघ से, देखिए आरएसएस में कोई मेंबरशिप तो है नहीं, आरएसएस की शाखा लगती है, ठीक है ना। आप आरएसएस की शाखा पे चले गए, आपने ध्वज प्रणाम कर दिया, वहां पे वहाँ एक भगवा ध्वज लगा रहता है, जिन्हें नहीं पता, आप जाओ, आप ध्वज प्रणाम करोगे, आप स्वयंसेवक बन गए, कोई मेंबरशिप नहीं है। हो सकता है नाथूराम गोडसे कभी आरएसएस की शाखा में गए, हो सकता है कुछ समय शाखा में गए, लेकिन आरएसएस की शाखाओं में जो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति फला व्यक्ति जाता है, ठीक है ना, और उसने वो गया कुछ समय के लिए आरएसएस की शाखा में गया, बाद में उसने अगर कोई क्राइम कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि आरएसएस उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, ठीक है ना। ये लॉजिक, आरएसएस का स्वरूप ही ऐसा है। देखिए आरएसएस एक्चुअली एक संगठन नहीं, वो फंक्शनल हायरार्की बनी हुई है, थोड़ा सा कामकाज के लिए कुछ जो है जिम्मेदारी हुए, बट संघ मूलतः, संघ के देखिए एक जो कोर है जो लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि संघ ये कहता है कि हम समाज के अंदर का कोई संगठन नहीं है, हम समाज को संगठित कर रहे हैं, और जब समाज संगठित हो जाएगा तो, और समाज का पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, रूपांतरण हो जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ समाज के रूप में, उस समय संघ समाप्त हो जाए, संघ का समाज में ही विलय हो जाए, और जब इतिहास लिखा जाए तो कोई संघ का नाम भी ना ले, क्योंकि जो भी परिवर्तन हुआ है वो समाज ने समाज के लिए किया। कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट। तो क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन समाज का रूपांतरण करेगी तो जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपायरी डेट आने लगेगी, उसके अंदर कुछ कमियां आने लगेगी, तो समाज वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो स्थायी परिवर्तन, डॉक्टर हेडगेवार ने ये सोचा कि स्थायी परिवर्तन तभी हो सकता है जब समाज ही समाज का परिवर्तन करे। इसलिए जैसे अभी राम जन्मभूमि का मसला चल रहा है, तो बहुत सारे लोग मतलब ये भी बड़ी मजे की बात है कि जो संघ के विरोधी हैं वो संघ को श्रेय दे रहे हैं कि ये इन्होंने बनवाया। संघ कुछ नहीं करता, संघ सिर्फ शाखा लगाता है, संघ इज लाइक अ फैक्ट्री। वो अपना वो चरित्र वाले व्यक्ति तैयार करता है जो इस विचारधारा से चलते हैं कि मुझसे पहले मेरा परिवार और मेरे परिवार से पहले मेरा समाज, और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो विश्व समाज की बात करता हूँ, तो मुझे उसके रूपांतरण के लिए काम करना है। तो संघ तो एक फैक्ट्री है, उसमें से वर्कर तैयार होकर निकल रहे हैं, जिसका जिस क्षेत्र में काम करने का मन होता है वो उस क्षेत्र में जाता है और करता है। इंडिविजुअली करना है तो इंडिविजुअली करेगा, अगर इंडिविजुअली नहीं करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के करना है तो ऑर्गेनाइजेशन बना के करे। उसको जब मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वो संघ के पास आ जाता है, नहीं मार्गदर्शन चाहिए तो अपना काम करता रहता है। और कुछ लोग हैं जो वापस कोर्स संघ में ही रह जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए, वो कार्यकर्ता तैयार करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से संघ जो है वो काम करता है। तो इसलिए आप देखिए 100 साल संघ को हो जाएंगे 2025 में,
और अभी भी वो बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, और एक ऐसा संगठन जिसमें आज तक कभी सक्सेशन की, उत्तराधिकार की लड़ाई है ना, और डिसिप्लिन्ड है। लेकिन आपका जो प्रश्न था, तो संघ एक प्रवाह है, संघ इज लाइक अ फ्लो, ठीक है। संघ इज नॉट एक स्ट्रक्चर्ड, जो हमने वेस्ट का फ्रेमवर्क पढ़ा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो एक संगठन है, उस संगठन की सोच है, वो संगठन कुछ काम करेगा, वो अपनी ब्रांडिंग करेगा, वो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा। संघ इज लाइक अ फ्लो, वो तो सिर्फ कार्यकर्ता तैयार करके समाज में दिए जा रहे हैं ना। और उसका जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए संघ के 3 कोर हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब समाज का, संघ का ऑब्जेक्टिव है समाज का रूपांतरण। समाज का रूपांतरण मतलब कि हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, हर व्यक्ति अपने जितनी भी उसके अंदर संभावनाएं हैं उसके अनुरूप अपना जीवन जी सके। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ऐसी स्थिति पहुंच जाए समाज के अंदर सब लोगों की, तो संघ समाप्त हो जाए, कोई संघ का नाम भी ना ले। और तीसरा ये है कि समाज में 2 ही तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए, बाकी वो जिनको आना है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कुछ लोग आए, अगर उन्होंने कुछ किया, कोई मेंबरशिप नहीं है, आपने जाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, पर आप एक बार, जनरली संघ में ये माना जाता है कि आप एक बार आगे, आपने भगवत ध्वज को प्रणाम कर लिया, तो आप संघ सेवक बन गए। अब उसमें बहुत सारे लोग जाके जो है वो कोई अगर मान लीजिए खराब काम कर देता है, या कोई ऐसा काम कर देता है, क्वेश्चनेबल काम कर देता है, अब उसमें आप संघ के ऊपर डाल दो, तो वो तो मुझे लगता है कि जो है वो उचित नहीं है। राइट। सर मैं वापस नेहरू जी के ऊपर आऊँगा। जैसे नेहरू जी थे, उनकी जो सोच थी, और हमारे जो इस टाइम के गृह मंत्री पटेल जी, उनकी जो विचारधारा थी, दोनों की विचारधारा काफ़ी अलग थी, आरएसएस को लेकर और भारत के जो मुद्दे थे उनको लेकर। नेहरू जी ने चीन का मसला देखा, उन्होंने तिब्बत का मसला देखा, तो और यूएन में जो भारत की मेंबरशिप थी, उन्होंने उसका मसला देखा। वहाँ पर हम कह सकते हैं हम हार गए वहाँ पर। और पटेल जी ने हमारा कश्मीर का मसला देखा, तो कश्मीर आज हमारे साथ है। तो सर दोनों की विचारधारा जब इतनी अलग थी, दोनों एक ही पार्टी में कैसे थे? क्यों सर पटेल जी ने क्यों नहीं खुद का अपना खुद चुनाव लड़ा? नहीं, देखिए क्या है सर, वो जो था, जो सब लोग, कांग्रेस भी उस समय एक मूवमेंट की तरह ही थी, उसमें सब प्रकार के लोग थे, उसमें थोड़े वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाले लोग भी थे, थोड़े मध्य मार्गी भी थे, थोड़े दक्षिणपंथी भी थे, जिसको अब राइटिस्ट कहते हैं, राइट विंगर्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग थे, ठीक है ना। ये बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे 1950 ऑनवर्ड्स, जब एक तरीके से नेहरू जो है उन्होंने पार्टी पे जब एक कब्जा कर लिया एक तरीके से, तो तब तक जो है उसके बाद लोगों ने छोड़ छोड़ के स्वतंत्र पार्टी बनी और पार्टियां बनी इस प्रकार। सरदार पटेल उनके साथ इसलिए थे कि उनको कांग्रेस अकेली एक बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, देश आज़ाद हुआ था, अगर वो स्प्लिट करके मान लीजिए कोई और पार्टी बनाते, तो कंट्री ऑलरेडी पार्टीशन के बाद बड़े अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रही थी। जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, सामाजिक जो मानक थे उस पर भी हम बहुत पीछे थे, और पाकिस्तान का ऑलरेडी अटैक हो चुका था। तो जो पूरी दुनिया में, और दूसरा विश्व युद्ध अभी समाप्त हुआ था, तो पूरी दुनिया में भी उथल पुथल मची हुई थी। तो भारत जो है वो पहले अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी स्थिरता के समय ये हो सकता है कि सरदार पटेल अगर मान लीजिए वो करते, तो मतलब काफी लोकप्रिय थे, और शायद उनको राजनीतिक लाभ तो हो जाता, लेकिन देश को नुकसान होता। तो उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा। और दूसरा ये था कि सरदार पटेल के रहने, जब तक सरदार पटेल जीवित थे, तो नेहरू पूरी तरह से अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो एक तरीके से कांग्रेस फिर भी लार्जली जो है वो एक तरीके से देश हित के लिए काम कर रही थी। सरकार भी देश हित को सर्वोपरि रख के काम कर रही थी, और उसमें जो व्यक्तिगत अहम है वो आड़े नहीं आ रहा था, या जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, या जो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद है, वो उस तरीके से बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। तो सरदार पटेल जो हैं, वो उनकी प्रेजेंस में ये सुनिश्चित हो रहा था। पर सरदार पटेल के जाने के बाद सर जो है हम जानते ही हैं। सर आरएसएस में सेकंड बैन जो लगा, वो शायद इंदिरा गांधी ने लगाया था, वो सर क्यों लगा था? और इमरजेंसी के टाइम क्या हालात थे उस टाइम आरएसएस के और हमारे देश के? देखिए 1975 में दूसरा प्रतिबंध लगाया गया था संघ पर, और जून में जो है, जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो उसके तुरंत बाद ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जितने समय इमरजेंसी रही, 19 महीने के करीब शायद रही, तो उसमें प्रतिबंध था संघ पर। तो संघ के सारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की गई, क्योंकि उस समय जो इमरजेंसी के खिलाफ
अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था। तो क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बड़ी ज्यादतियां हो रही थी, आपातकाल के दौरान जबरदस्ती लोगों की नसबंदियां की जा रही थी पकड़ के, और राजनीतिक लोगों को भी जो है जेलों में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। संघ के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है उनको जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी जेलों के अंदर। और बाकी जो पार्टियां थी वो तो सब तितर बितर हो गई थी। संघ एक अकेला ऐसा था जो अंडरग्राउंड मूवमेंट चला रहा था। नरेंद्र मोदी जो देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वो एक प्रमुख भूमिका उन्होंने उस दौरान निभाई। वो गुजरात में थे और उनकी कई तस्वीरें भी उस समय की सामने है जिसमें वो कभी सिख का भेष बना के, कभी कोई और भेष बनाकर ट्रैवल करते थे। तो और उस समय के जो विदेशी अखबार हैं, अगर आप उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मेरे कुछ आलेख भी हैं इसके ऊपर, तो जो दर्शक है वो गूगल करके देख सकते हैं कि व्हाट फॉरेन प्रेस सेड अबाउट आरएसएस ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो उन्होंने, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स था, वॉशिंगटन पोस्ट था, गार्जियन था, सब विदेशी अखबार जो है, यहाँ तो सेंसर हुआ पड़ा था पूरा का पूरा वीडियो, तो जो विदेशी अखबार पत्र पत्रिकाएं लिख रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर इस देश के अंदर कोई मूवमेंट चला रहा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो वो संघ ही चला रहा है। तो अगर संघ नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं चल सकता। तो 77 तक जो है संघ ने मूवमेंट चलाया। संघ के कुछ कार्यकर्ता अंडरग्राउंड रहकर करते रहे लगातार, और लिटरेचर जो है वो अंडरग्राउंड लिटरेचर पब्लिश करना, लोगों को बताना इमरजेंसी के अंदर क्या जातियाँ और ये लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। क्योंकि उस समय आज की तरह इंटरनेट नहीं था, 24/7 टेलीविजन नहीं था, रेडियो नहीं थे। मतलब रेडियो में आकाशवाणी और दूरदर्शन और समाचार पत्र, ये 3 चीजें थी जिससे लोगों को जानकारियां प्राप्त होती थी। समाचार पत्रों पे तो सेंसर लगा दिया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है वो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो उनके माउथपीस की तरह काम कर रहे थे। तो ऐसे में लोगों तक हो क्या रहा है एक्चुअली, ये संघ के लोग लगातार जो है पैम्फलेट्स के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अंडरग्राउंड अखबार छापकर, तो ये सब कर रहे थे जो है। तो इंदिरा गांधी काफी ज्यादा जो है इस वजह से परेशान रही। और एक्चुअली जो 77 में जनता पार्टी बनी और इंदिरा गांधी हट पाई जो है, इमरजेंसी जो समाप्त भी हुई, वह तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ, जिसको आप कह सकते हैं बहुत बड़ी भूमिका संघ की थी। सर, इमरजेंसी लगी क्यों थी? जब इमरजेंसी लगती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल जो इंसान है, आप और मैं, कैसा इफेक्ट होता है इमरजेंसी से? देखिए, इमरजेंसी कई तरीके की होती है। जैसे ये जो 75 वाली इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ये एक इंटरनल इमरजेंसी थी, ठीक है ना, यानी कि देश को खतरा है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है ना। टाइम खतरा आंतरिक नहीं, खतरा नहीं था। हुआ ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं, तो इसलिए इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। और उनको डिबार भी कर दिया था, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसको लेकर जो है जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सजेस्ट किया कि अगर आपको पावर में बने रहना है तो आपको जो है आपातकाल लगा देना चाहिए। और फिर आपातकाल लगाकर उन्होंने तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है उन्होंने बेसिकली आपातकाल लगाया। और उसमें जो है उनके साथ जिन नेताओं की भूमिका थी, उनमें से कई नेताओं को बाद में बड़े बड़े पद भी मिले। और तो ये, और उन्हें ये एक जो है वो बताया गया कि नहीं अगर आप इमरजेंसी नहीं लगाएंगे तो ये एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक साजिश हो रही है आपके राजनीतिक करियर को अंत करने के लिए। और मेन पर्पस ये था कि सारी की सारी पावर अपने हाथ में आ जाए। और इंदिरा गांधी जो है ऑलरेडी एक, अगर 1975 में चुनाव होते तो कांग्रेस की बुरी तरह से हार होने वाली थी। 76 में चुनाव होते क्योंकि 1971 में चुनाव हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी को काफी बड़ा बहुमत मिला था। 1973 ऑनवर्ड्स जो है वो, एक तो अर्थव्यवस्था की हालत बड़ी खराब हो रही थी, दूसरा देश भर में जो सरकार का भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ जो समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। रिजर्वेशन गुजरात में इनिशियली रिजर्वेशन को लेकर कुछ इशू हुआ और आंदोलन शुरू हुआ जो पूरे देश में फैल गया, बिहार में खासकर जो बड़ी तेजी से। तो देश भर के अंदर एक इंदिरा सरकार के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त, और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया था। तो वो इलेक्शन टालने का भी मौका ढूंढ ही रहे थे, और ऊपर से इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लग गया। तो अब ऐसी स्थिति में उनके पास
एक तरीके से या तो अगर वो लोकतंत्र का सम्मान करते कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन जो कांग्रेस की स्थिति उस समय तक हो चुकी थी, इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे ही पार्टी से बाहर कर देंगे, पार्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो उनको पार्टी पे भी कब्जा रखना था और उनको ये पता था कि चुनाव भी कांग्रेस हारने जा रही है अगला, बुरी तरह से सत्ता पे भी कब्जा रखना था। तो इन दोनों के लिए इन्होंने आपातकाल जो है लगाया। और उसमें जो आपने पूछा कि आपातकाल में एक बड़ी डिबेट चली थी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो मेरे को और आपको प्रभावित करेगा आपातकाल में वो ये है कि सरकार उस समय, जैसे उन्होंने एक मीसा नाम का जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया। तो सरकार कई बार ऐसे कानून लागू कर देती है जब इमरजेंसी लगाती है, इंटरनल इमरजेंसी लगाती है, कि आपको किसी भी उसमें अरेस्ट कर लिया और पता चला कि आपकी जमानत नहीं, आपको 6 महीने तक कोर्ट ही पेश नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आपकी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से क्रश कर दी जाती है, खत्म हो जाता है। उसमें अखबारों पे, पत्र पत्रिकाओं पे सेंसर लगा दिया जाता है। और तो ये सारी चीजें होती है, मतलब सरकार एक तरीके से जो है वो आपकी गर्दन पकड़ लेती है, ठीक है ना, और वो ही आपको बताएगी कि कब आप सांस लोगे, कब आप सांस नहीं लोगे। और जितनी भी राजनीतिक विरोधी होते हैं उन सबको जेल में डाल दिया। तो जनरली इमरजेंसी के दौरान ये सब काम जो है वो किए जाते हैं। तो इमरजेंसी एक टूल है जो एग्जिस्ट, जब तक कोई ऐसी चीज ना हो कि ठीक है कि कोई बड़ा युद्ध हो गया या कुछ ऐसा हो गया देश में, पर इंटरनल इमरजेंसी बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लगाने वाली, कि भाई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अगर हो गई है, ऐसा हो गया, तब तो बात समझ में आती है। पर बेसिकली जो है इमरजेंसी आपकी राजनीति को एक पार्टी, वन पार्टी पॉलिटिक्स कर देती है। लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर देती है, और जो सिस्टम है वो आपको पूरी तरह से, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वही आपका बेसिकली माई बाप बन जाता है और सुनवाई कहीं। ये इमरजेंसी के दौरान। और ये कहते हैं कि जो आरएसएस है उसकी जो पॉलिटिकल विंग है वो बीजेपी, यानी उस टाइम का जनता दल था, जनसंघ। हाँ, जनसंघ। तो सर ऐसा मतलब था क्या? देखो 1977 में से पहले 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, 51 या 52 में। भारतीय जनसंघ पॉलिटिकल विंग नहीं था संघ का। संघ का एक्चुअली कोई भी विंग नहीं है, ठीक है ना। संघ, मैंने कहा ना कि वो सिर्फ शाखा लगाता है, तो संघ का कोई भी विंग नहीं है। तो भारतीय जनसंघ भी पॉलिटिकल विंग नहीं था, बस सिर्फ ये था कि भारतीय जनसंघ उन्हीं विचारों को राजनीति में लेकर चल रहा था जिन विचारों को लेकर संघ जो है समाज के बाकी क्षेत्र में चल रहा था। और संघ के कुछ कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनसंघ में काम करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संघ ने दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके फाउंडर थे। तो जो डॉक्टर, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, इसी तरीके से जैसे, तो वो एक जो परंपरा चली, तो बाद में जो है जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी उसी में कड़ी में। तो जब जब भारतीय जनसंघ कुछ कार्यकर्ता मांगता था तो संघ अपने कार्यकर्ता दे देता था। फिर 77 में जो सारी पार्टियां थी, जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो सबको ये हुआ कि हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ और एक जनता पार्टी के रूप में सब लोगों ने चुनाव लड़ा, और इंदिरा गांधी को की जो कांग्रेस थी उनकी चुनावों में हार हुई। और लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि जो जनता पार्टी की सरकार थी उसके अंदर एक जो थोड़े वामपंथी लोग थे, तो उन्होंने, मधु लिमय और इन सब लोगों ने एक पूरा ग्रुप था, ये शुरू कर दिया कि भाई ड्यूअल मेंबरशिप नहीं चल सकती, या तो आप जनता पार्टी के सदस्य हो या आप संघ के सदस्य। जबकि संघ, मैंने जैसे बताया कि संघ में तो कोई सदस्यता वाला कंसेप्ट ही नहीं है। तो उसकी वजह से फिर जनता पार्टी में टूट हुई और सरकार भी गिर गई फिर। और 1980 में फिर जो है दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और तब से भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनसंघ का जो है जो नया अवतार आप जिसको कह सकते हैं, वो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आया। सर जब आज के टाइम में राम मंदिर बन रहा है हमारा 2024 में, और जब बाबरी मस्जिद जब डेमोलिशन हुआ था उसमें कहते हैं कि उसमें आरएसएस का भी लिंक था कहीं कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मैंने आपको देखो एक बड़ा सिंपल से बताया, विश्व हिंदू परिषद जो
संघ से ही प्रेरित एक संगठन है, इंस्पायर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, वो इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहा था। तो मैंने आपको बताया संघ तो कुछ भी नहीं करता, संघ तो जरा शाखा लगाता है और कार्यकर्ता तैयार करता है। अब संघ के कुछ कार्यकर्ता वहाँ कार सेवा करने के लिए गए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने उनकी अगर भूमिका थी उसमें, तो भूमिका थी। और विश्व हिंदू परिषद तो ये वेल नोन है ही, जो है कि विश्व हिंदू परिषद जो है उसने इस पूरे आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। पर किसी भी इंक्वायरी के अंदर ये अभी तक वो नहीं हुआ कि कोई मतलब कि आरएसएस ने बड़े प्लान तरीके से इसको जो है बाबरी मस्जिद को गिराया, या वो मुझे लगता है जनता का एक उद्वेग था पूरे का पूरा, और हिंदुओं को एक डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि हम भी शौर्य और पराक्रम की भाषा जानते हैं, कि अगर हम अपने पे उतर आएंगे कुछ भी कर सकते, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो एक जो हिंदू समाज का आक्रोश था, मुझे लगता है उसके माध्यम से जो है वो प्रोजेक्ट हुआ। और जैसे मैंने कहा ना, वो लार्जर समाज जो है का आक्रोश था, उसमें नेचुरल बात है जो संघ के अंदर लोग आते हैं वो भी कार्यकर्ता भी रहेंगे उसके अंदर जो है, क्योंकि वो भी तो समाज का हिस्सा ही है। तो ऐसे जिससे वो करके कि आरएसएस से लिंक नहीं जोड़ा जा सकता, पर ठीक है, जो संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो हो सकता है कि रहे होंगे उसको। और शायद सर इसी टाइम इन पे 3rd टाइम बैन लगा था आरएसएस के ऊपर सर, तो इन पे 3 बार बैन लग चुका है आरएसएस के ऊपर। फिर ये मतलब अभी ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब कैसे चल रहा है कि इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं 3 बार बैन के बाद भी इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं ये लोग? इसका कारण ये है कि उनकी जो विचारधारा है वो आम भारतीय जनमानस से जुड़ी हुई विचारधारा है। जो काम वो कर रहे हैं, देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, वो जो है सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और संघ में कई बार एक संघ के लोग बताते हैं हमें कि मजाक में कहा जाता है कि संघ का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि आए हो तो क्या लेकर आए हो, जाओगे तो क्या देकर जाओगे, या जिसको वो कई बार कहते हैं कि मैं नहीं तू ही, मतलब भारत माता की सेवा करने वाला संगठन। और तो ऐसे बहुत कम संगठन है देश में निस्वार्थ भाव से जिसमें काम कर रहे हैं लोग, और अपना जीवन देकर पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोग जुड़ते हैं। और संघ में ये भी कहा जाता है कि ईश्वरीय कार्य है एक तरीके से, तो ये सामाजिक आंदोलन भी है, ये एक आध्यात्मिक आंदोलन भी है। तो इसलिए संघ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उसके एक तो कार्यकर्ता जमीन से आते हैं, दूसरा उसके कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, तीसरा उसमें निस्वार्थ भाव से लोग काम करते हैं, चौथा संघ का एक विजन बड़ा क्लियर है, ठीक है ना, और पांचवा जो है वो हिंदू जनमानस पिछले 1000 साल से किसी ऐसे आंदोलन या किसी ऐसी मूवमेंट की तरफ देख रहा था जो इस तरीके से पूरे समाज को इकट्ठा कर सके। तो मेरे को लगता है कि संघ का होना एक ऐसा घटनाक्रम है दैट दे आर एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट। तो इस वजह से संघ जो है वो, इनफैक्ट संघ में ये कहा जाता है कि जब जब संघ में प्रतिबंध लगता है और जब प्रतिबंध हटता है तो संघ की ग्रोथ जो है ना ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। मतलब जब संघ पे प्रतिबंध लगता है तो और ज्यादा ग्रोथ होती है संघ। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि जो है निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए बढ़ रहा है संघ का जो है उसमें। और अब युवा भी काफी संख्या में जो है वो जुड़ रहे हैं संघ के साथ, वैसे शुरू से ही जुड़े रहे हैं। और फिर क्या है कि संघ के लोग अपने जीवन से उदाहरण उपस्थित करते हैं। एक होता है, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि सत्य बोलना चाहिए, दूसरा ये महात्मा गांधी कह रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, तो बात ये भी फर्क पड़ता है ना कि बात क्या है, कौन रहा है। ठीक है, मेरी बात का वो वजन थोड़े ना होगा जो महात्मा गांधी की बात का वजन। तो और वो वजन क्यों आता है? वो वजन आता है क्योंकि जो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो आपके कृतित्व को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिस क्या करते हो। तो संघ के लोग सोते उठते जागते जो है देशभक्ति को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए जब वो कहते हैं कि देशभक्ति की बात करो तो लोगों को बात समझ में आती है कि ना, बनिस्बत किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से। तो ये कारण है। सर, अपोजिशन के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था कि मैं झुकूंगा नहीं सावरकर जी के जैसे। तो और सावरकर जी आरएसएस के मेंबर थे, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है जो इनको ऐसे बोला जाता है? नहीं, देखिए सावरकर संघ के उस तरीके से मेंबर नहीं थे। सावरकर जो है हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे। और लेकिन सावरकर ने जो पुस्तक हिंदुत्व लिखी,
1923 में वो पुस्तक छपी। तो उसने एक हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को, हिंदुत्व की अवधारणा को एक बड़ा वैचारिक अधिष्ठान दिया, एक बड़ा एक फ्रेमवर्क दिया जिससे कि लोग समझ सकें उसको जो है, और एक थोड़ा सामयिक फ्रेमवर्क, एक कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंटरप्रेट किया। 1925 में संघ की स्थापना हुई। डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर का अच्छा परिचय था, और वीर सावरकर का तो प्रभाव उस समय के सभी क्रांतिकारियों पर था। डॉक्टर हेडगेवार भी क्रांतिकारी थे, तो जो भी समाज की बात कर रहा था, ठीक है, जो भी हिंदू समाज के संगठन की बात कर रहा था, उस पर सावरकर और उनकी लेखनी का प्रभाव होना बड़ा स्वाभाविक है उस समय। तो बस इतना है कि जो है सावरकर जो है, उन्होंने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था डॉक्टर हेडगेवार का, और उसमें जो भी उससे संघ को लाभ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो बस वो है, सावरकर कोई मतलब संघ के वो नहीं थे आइडियोलॉग, संघ के नहीं थे, हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, संघ के आइडियोलॉग मुझे लगता है। तो और अब क्या है कि बाद में अब राहुल गांधी कह तो रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सावरकर की कितनी प्रशंसा की थी। इनफैक्ट जब सावरकर की मृत्यु भी हुई तो तब भी उन्होंने जो कहा, और उन्हीं के रहते हुए, उन्हीं के कांग्रेस के शासनकाल में ही सावरकर पर बाकायदा स्टैंप जारी हुई है, डाक टिकट जारी हुई है। तो आई थिंक राहुल गांधी जो है नीड्स टू नो हिज हिस्ट्री, थोड़ा सा इतिहास को वापस देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है सावरकर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा है, और वो है कि एक ना हिंदी में कहावत होती है, जब राहुल गांधी जैसे लोग कमेंट करते हैं सावरकर के ऊपर, सावरकर को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सावरकर को उनकी तरह से रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। और एक कमेंट, एक मुहावरा है हिंदी में, जो ये आपने कमेंट बताया ना, उस वो याद आता है मुझे, तो उसी से मैं एक बात अपनी समाप्त करता हूँ इस प्रश्न पर, ये आसमान पर थूका मुंह पर गिरा। तो ये वो वाली बात है, तो इसलिए जो है वी शुड इग्नोर, मतलब probably ignore these statements. सर जितने भी हिंदू लीडर्स हैं, जैसे हम वीएचपी की बात करें और चाहे हम बीजेपी की बात करें, इनका शुरू से ही हिंदू सेंट्रिक एजेंडा रहा है, तो वो सब कहीं ना कहीं आरएसएस से लिंक है। तो तो क्या मुस्लिम्स को आरएसएस से डरना चाहिए? नहीं, मुस्लिम्स को नहीं डरना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जब संघ हिंदू की बात करता है तो संघ के लिए हिंदू का मतलब कोई विशेष पूजा पद्धति के साथ करना नहीं है। वो के आप मंदिर जाते हो तो आप हिंदू, आप मंदिर नहीं जाते हो तो आप हिंदू नहीं हो। आर्य समाज के लोग भी तो हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो मतलब आपकी पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, आप अपना जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो कहाँ मानते हो। अगर आप मानते हो कि मेरी सांस्कृतिक जड़ें भारत में है, भारत की संस्कृति में है, तो आप हिंदू हो। आप हो सकता है मस्जिद में जाते हो, आप हो सकता है गुरुद्वारे में जाते हो, आप हो सकता है चर्च में जाते हो। तो संघ की हिंदू की अवधारणा ये है कि संघ की जो लोग कहते हैं कि संघ एंटी मुस्लिम है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संघ के एक संगठन है विद्या भारती, उसके 20,000 से ज्यादा स्कूल चलते हैं, और मतलब संघ का क्या संगठन, संघ से इंस्पायर्ड संगठन है। उसमें कुछ 25-30 लाख बच्चे, 30 लाख से ऊपर बच्चे, 30 लाख के ऊपर, 29 लाख के बच्चों में आप देख लो जाके, जो उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें बौद्ध भी हैं, सब लोग हैं। तो अगर ऐसा होता, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि इसी तरीके से संघ के 2 लाख से ज्यादा संघ से जुड़े कार्यकर्ता 2 लाख से ज्यादा वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पूरे देश भर में चला रहे हैं, अलग अलग, उसमें जो समाज में हाशिए पर पड़ा वर्ग है उसके लिए तो चला रहे हैं। तो उसके अंदर वो ये थोड़ा ना देख रहे हैं कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें नहीं देंगे, या तुम मतलब मुसलमान हो या तुम मस्जिद में जाते हो तो तुम्हें नहीं देंगे, और या ये थोड़ा ना पूछ रहे हैं, सबको बराबर बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर। तो ऐसी कोई वो है नहीं। लेकिन एक उसमें हुआ ये कि संघ के खिलाफ ये पूरा कैंपेन चलता रहा, और ये लेफ्ट ने और कांग्रेस ने पूरा का पूरा कैंपेन चलाया। संघ ने इसको काउंटर नहीं किया, क्योंकि संघ का मानना यह था कि संघ का एक कोर और ये है कि मंच, माला और माइक तीनों से दूर रहना है। अब अपना ग्राउंड पे जो काम करना है वो करेंगे, हमारा काम बोलेगा। तो इस वजह से संघ कभी भी अपने को लेकर जो भी उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जनरली आप देखते हो कि वो काउंटर नहीं करता। जो है वो इसलिए नहीं करता, वो कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये अवधारणा बनी है कि संघ एंटी मुस्लिम है। पर
संघ की हिंदू की अवधारणा जो है वो मैंने आपको बता दी, ये संघ ने ऑफिशियल हिंदू की अवधारणा है। तो इसलिए इसके अंदर जो है एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन या कुछ वो होने का मतलब ही नहीं। उनका मानना है कि हम सभी हिंदू हैं, ये धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ शब्द है। धर्म का मतलब ये है जो आप धारण करते हैं, जो आपका स्वभाव है, और जिसका पालन करके आप अंततः जिसको आप कह सकते हैं कि लिबरेशन आपका होगा, या आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हो। तो वो संघ जो है ये मानता है कि जो हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, जो हिंदुओं के सभ्यतागत मूल्य हैं, वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है कि हम सारे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये है। तो अब उसमें जो है कैसे संघ जो है, मतलब अब मुस्लिम या क्रिश्चियन से क्या विरोध उसमें जो है, ये तो सबकी विचार, ये हमारी जो है पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही सांस्कृतिक जो है वो मूल्य हैं हमारे, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। संघ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एथिस्ट हैं, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आज के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ एक गेन लेने के लिए पॉलिटिक्स में सिर्फ संघ के ऊपर झूठे आरोप लगाया करती हैं कि संघ ये है, संघ वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मुसलमानों को डराओगे नहीं, तब तक आपको मुसलमानों के वोट कैसे मिलेंगे? एक मुस्लिम तो डराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डराने के लिए आपको कोई एक फियर क्रिएट करना पड़ता है, कोई एक काल्पनिक जो है ना शैतान क्रिएट करना पड़ता है, कोई एक काल्पनिक विलेन क्रिएट करना पड़ता है, तो वही ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। सर ये तो खाली एक मिथ था मुस्लिम्स वाला संघ को लेकर, ऐसे और भी क्या मिथ्स हैं जो संघ को लेकर आमतौर पे लोगों के मन में होते हैं? और प्लस अगर मैं आज संघ को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे लॉन्ग रन में कि मुझे संघ ज्वाइन करना चाहिए? मैं पहले आपके लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप अगर संघ में जो है ज्वाइन करो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। संघ में कहा जाता है अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी घिस के, ठीक है ना, खर्च करके काम करना है, और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकता है परिवार वालों के भी उलाने मिले, रहे तुम कहाँ समय अपना लगाते रहते हो, ठीक है ना। समाज में भी आपको जो है हो सकता है कि विरोध का सामना करना पड़े कि ऐसे क्षेत्रों में आप काम करने जा रहे हो, ठीक है। तो मित्र भी हो सकता है कि कमेंट करें, तो इसलिए जो है वो संघ से मिलेगा कुछ नहीं। संघ में जाना है तो देने के लिए ही जाना है, देश के लिए। दूसरा ये 2-3 चीजें हैं, जैसे जो एक सबसे बड़ा मिथ है जिसको हम वो कर लें तो बाकी सब मिथ तो अपने आप हट जाएंगे। एक तो मिथ ये है कि पहला जो बड़ा मिथ है वो ये है कि संघ ना कोई एजेंडा तय कर लेता है, फिर उस पर पूरे समाज को ना मोबिलाइज करता है। और इससे उल्टा है, जो है संघ तय कर पहले देखता है कि समाज का मन क्या है, और फिर जो समाज का मन होता है संघ वो काम करता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1959 में संघ ने काशी विश्वनाथ पर अपना पहला प्रस्ताव पास किया था, लेकिन आंदोलन कौन सा सबसे पहले किया? राम जन्मभूमि का। वो क्यों? क्योंकि समाज का मन बना हुआ था कि राम जन्मभूमि को पहले रिक्लेम करना है। तो ये एक स्पष्ट उदाहरण है। दूसरा एक मिथक ये है कि संघ जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब वो सिर्फ पुरुषों की मेल डोमिनेटेड है। ऐसा नहीं है। संघ के साथ ही एक राष्ट्रीय सेविका समिति नाम का भी संगठन है, वो फीमेल्स का ही है। संघ से इंस्पायर्ड जितने भी संगठन ये चल रहे हैं 36 जो मैंने बताया, सब में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। संघ की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसके अंदर भी महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या है, और हर साल जब मार्च में उनकी बैठक होती है तो वहां पर रहती है। तो ये भी एक जो है मिथक जो है दूर करने की जरूरत है कि संघ में महिलाओं की भूमिका ज्यादा नहीं है या बिल्कुल नहीं। तो ये 2 मिथक मुझे लगता है कि बड़े। सर जितना मैंने जाना आपसे, संघ सोचता है भारतीयों के बारे में, कैसे देश को आगे बढ़ाएं और कैसे हर एक के इंसान चाहे वो जिस भी लेवल पर हो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके देश को आगे बढ़ाने में। संघ का मानना है, संघ एक्चुअली विश्व के लेवल पर सोचता है, लेकिन संघ का मानना है कि पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, हम आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित कर लें। जब हम ऐसा कर लेंगे फिर उसके बाद हम विश्व की बात करेंगे। क्योंकि संघ जब विश्व गुरु की बात करता है, ये संघ जब ये बात करते हैं कि भारत को वो एक दुनिया के नंबर 1 देश के रूप में देखा जाता है, तो उसका पर्पस ये नहीं है कि हमारी मिलिट्री पावर या कुछ, वो कि समाज का रूपांतरण,
वो ये देखना चाहते हैं बेसिकली, जो है कि समाज एक बेहतर तरीके से सह अस्तित्व बने, वो वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखते हैं। बट पहले हम अपने घर को ठीक करें, हाँ, राइट। अपने को एक आदर्श के रूप में स्थापित करें, फिर हम विश्व के सामने जब अपने को आदर्श के रूप में स्थापित करेंगे तो विश्व में बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो ये संघ की अवधारणा। सर, जैसा कि संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी और नेक्स्ट स्टडी 2025 है, यानी 100 साल संघ को नेक्स्ट ईयर पूरे हो जाएंगे। तो अभी व्हाट नेक्स्ट फॉर संघ? संघ क्या करेगा अब? देखिए, संघ कुछ नहीं करेगा, संघ तो शाखा ही लगाएगा। हाँ। पर ये है कि वो ज्यादा से दो चीजों पे संघ का जोर है। एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपैंड करना, अपने संगठन को बढ़ाना, जहां तक नहीं पहुंच पाए अभी वहां तक पहुंचना। दूसरा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना। तीसरा जो है वो संघ जो है वो उसका संघ का मानना है कि भाई अब मतलब समाज में एक बड़े रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आपको राजनीतिक क्षेत्र के में भी जो परिवर्तन आ रहा है उसके माध्यम से भी दिख रही है। तो उसको जो है वो आगे बढ़ाना, राजनीतिक क्षेत्र वाले को नहीं, पर ये जो परिवर्तन की एक प्रक्रिया हो चुकी है इसको आगे बढ़ाना, इसकी दिशा को ठीक रखना। तो ये संघ के जो है वो कुछ लक्ष्य हैं 2025 के बाद से। और संघ बोलता है और कुछ नहीं करेगा, संघ लगाएगा शाखा ही और कार्यकर्ता तैयार करेगा। बस ये है कि और ज्यादा बेहतर क्वालिटी के कार्यकर्ता तैयार हो और ज्यादा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तैयार हो। तो ये संघ की जो है वो और एक वैश्विक दृष्टि के साथ जो है जो कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ अपने जो इमीडिएट समाज है उसके नजरिए से नहीं, पर वो ओवरऑल एक वैश्विक दृष्टि रखकर जो है उसको रखकर जो है वो समाज में काम करें और भारत को आगे ले जाएं। तो संघ तो 2025 के बाद से जो है ये संघ का इनफैक्ट क्या है कि संघ जो है ना वो कोई अपने माइलस्टोन्स नहीं बनाता या टारगेट्स नहीं बनाता उस तरीके से कि अरे हमें अब इतनी संख्या करनी है, इतनी संख्या करनी है। संघ जो है वो बेसिकली अपने कोशिश करता है कि जो समाज का मन है तो समाज का मन जैसा चलता जाएगा संघ भी उसी के हिसाब से चलता जाएगा। और इसीलिए संघ, जो आपने एक बात कही ना कि जब जब बैन भी लगा 3 बार तो संघ ग्रो कैसे करता है? क्यों? क्योंकि संघ के कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं, उनका ईयर टू द ग्राउंड है, उनको पता है कि समाज का मन क्या बन रहा है। तो जो समाज का मन बनता है उसके हिसाब से और जो समय काल परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से संघ बहुत फ्लेक्सिबल है और अपने को चेंज करता है। जैसे संघ में पहले खाकी निक्कर हुआ करती थी उसके गणवेश में, तो ऑफिशियल उसकी यूनिफॉर्म है, आज नहीं है, आज उसकी जगह ब्राउन पैंट है। क्योंकि उस समय खाकी निक्कर ठीक थी पहननी, जो है आज के समय में नहीं है तो ब्राउन पैंट उन्होंने कर दी। पहले लेदर बेल्ट वगैरह सब हुआ करती थी, जो है अब लेदर का कोई भी सामान जो है उसमें नहीं है, गणवेश के अंदर नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये संघ को एक, जैसे मैंने कहा ना कि इट इज लाइक अ फ्लो। इसलिए कई बार लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि बार वो कहते हैं अरे यार संघ जो है अपना स्टैंड चेंज कर लेता है। जैसे अगर आप देखें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, FII को लेकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर संघ से जुड़ा हुआ है। एक संघ से इंस्पायर्ड एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। तो 1990s में उसको बहुत सारा रिजर्वेशंस थी कि इंश्योरेंस सेक्टर में इतना नहीं आना चाहिए, डिफेंस सेक्टर में नहीं आना चाहिए। आज कोई उसका वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि समाज का मन है, समाज का मन है। उस समय समाज को चिंता हो रही थी तो समाज की चिंता को संघ ने रेस किया। आज समाज कहता है कि नहीं, वी कैन हैंडल इट, जो है ठीक है ना, संघ कह रहे ठीक है, वेरी कैन हैंडल इट। तो ये सारी चीजें जो है, तो मुझे लगता है कि संघ विल कंटिन्यू टू ग्रो, जो है इट इज अ फ्लो। और मैं आप दर्शकों से यही कहूंगा कि आप इसको एक संगठन की दृष्टि से मत देखें, आप इसको एक प्रवाह की दृष्टि से देखें। और इसके जो सरसंघ चालक हैं, जो 5 सरसंघ चालक रहे हैं पहले, अब 6ठे सरसंघ चालक हैं, जिनको कि आप चीफ मेंटोर की तरह कह सकते हैं, उनकी आप जो है वो जीवन को देखें और उनकी यात्रा को देखें क्या है, तो आपको संघ को समझने में, संघ के कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, ये सब समझने में बहुत मदद मिलेगी। सर, प्रेजेंट में संघ के जो चीफ हैं वो भागवत जी हैं, मोहन भागवत जी,
उनके बाद क्या लगता है कि कौन हो सकता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ में देखिए एक परंपरा है टेक्निकली, जो आउटगोइंग सरसंघ चालक होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं सरसंघ चालक को। तो ऊपर 2 महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। एक पोस्ट नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पद तो संघ में कहते नहीं, 2 दायित्व हैं। एक सरसंघ चालक है, फिर सरकार्यवाह है। सरकार्यवाह इज लाइक द CEO, जो युवा है, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैं उनको बताऊं तो वो फंक्शनल जो है ना पूरा का पूरा काम देते हैं। सरसंघ चालक इज लाइक अ मेंटोर। तो सरकार्यवाह का इलेक्शन होता है थ्रू अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो संघ के कॉन्स्टिट्यूशन में है। संघ का कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में बना था और 48-49 में बना था। और जो सरसंघ चालक हैं वो नॉमिनेट करते हैं। तो सरसंघ चालक जिसको नॉमिनेट करेंगे हो जाएगा। और बाकी एक उससे बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, संघ में कौन सरसंघ चालक है, कौन सरकार्यवाह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संघ वो करेगा जो समाज का मन, जो समाज का मन है। राइट। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि अगर एक्स व्यक्ति नहीं है और उसकी जगह वाई व्यक्ति है तो उसकी पॉलिसीज लागू हो जाएंगी संघ में, या संघ की दिशा बदल जाएगी। संघ की दिशा तो समाज तय कर रहा है। तो इसलिए जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब जो है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसीलिए संघ ने अपना जो गुरु है, संघ में गुरु जो है भगवत ध्वज को माना जाता है। क्योंकि डॉक्टर एडगेवार ने जब संघ की स्थापना की थी और तो उन्हें उस समय स्वयंसेवकों ने कहा कि हमें आपको हम गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा एक व्यक्ति के अंदर कमी आ सकती है, हमें भगवत ध्वज को गुरु मानना। तो संघ में भगवत ध्वज को गुरु मानता है। तो भगवत ध्वज तो है ना, ठीक है ना, वो तो वैसे ही इंटैक्ट है। कौन सरसंघ चालक है, कौन सरकार्यवाह है, कौन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट भगवत ध्वज जो है रिमेन्स देयर एज अ गुरु, वो गुरु की तरह वहाँ पे टिल इटर्निटी। तो सर, संघ के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आज आपसे जानी। संघ की हिस्ट्री क्या थी, कैसे इस पे 3 बार बैन लगा और 3 बार बैन के बाद कैसे ये इतना ज़्यादा उठे। सो संघ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे जानने को मिली। एंड मेरा जो परसेप्शन था संघ को लेकर वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ, और कुछ चीज़ें मुझे शायद रॉन्ग पता थे संघ के बारे में, वो भी आपने डाउट मेरे क्लियर किए। एंड आई होप जो भी हमारी ऑडियंस होगी उसके भी माइंड में बहुत सारे जो डाउट्स होंगे वो आपने क्लियर किए। तो सर, हमारी ये पॉडकास्ट यहीं तक थी। थैंक यू सो मच सर हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए और हमसे अपना ज्ञान शेयर करने के लिए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद शिवांश जी। और मैं दर्शकों से एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर तथ्य ठीक बोले होंगे, पर अगर कहीं तथ्यों में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वो इंटेंशनल नहीं है। आप कृपया उसे करेक्ट भी करें। और आपने इतनी पेशेंस रखी है इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से इस बात को सुनने के लिए। और संघ से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आपको, संघ का एक संघ से जुड़ा हुआ कह लीजिए, संघ से इंस्पायर्ड एक प्रकाशन संस्थान है सुरुचि प्रकाशन, वहाँ से आपको संघ से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारियाँ मिल सकती है अगर आप और जानकारियाँ जो है प्राप्त करना चाहें। और इसके अलावा RSS की वेबसाइट भी rss.org, उस पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि अगर आप खुद पढ़ें, खुद जानें, और संघ में आप अगर संघ को समझना है तो संघ में आपको जाना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाहर से रह के आप संघ को बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं समझ सकते। तो मैं दर्शकों का फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा, और शिवाजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सर। सो दोस्तों, हमारी आज की पॉडकास्ट यहीं तक थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आई होगी। आपके जो भी थॉट्स हो वो आप कमेंट्स के माध्यम से नीचे आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा सर ने जो बुक लिखी है, आप अगर चाहें तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप जाके वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में भी लाते रहें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।